सभी दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। हम पुनः उपस्थित हुए हैं लेकर के कल्पना की उड़ानें। आज हम चर्चा करेंगे कला शिक्षा की पाठ्य पुस्तिका बांसुरी के चौथे अध्याय पे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विशेषज्ञ मैडम इंद्रानी जी। इंद्रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का पिटारा तो बहुत ज़बरदस्त है और लगता है कि शुरुआत हमारे हाथ में है, शायद अंत करना हमारे हाथ में नहीं होगा। तो साथियों, चलते हैं आज की इस यात्रा पे। और इसमें हम चाहेंगे कि मैडम इंद्रानी से पूछें कि वो जब अपने बच्चों के साथ इसे करेंगी तो शुरुआत कैसी करेंगी। जी इंद्रानी जी। आज हम कल्पना की उड़ान भरेंगे। वैसे हर चीज़ में ही हम कल्पना की उड़ान भरते हैं, पर ये कल्पना की उड़ान थोड़ी अलग होने वाली है। कैसे अलग होने वाली है? इसमें हम कोशिश करेंगे बच्चों को खुली छूट दे कि वो तरह तरह के पशु, प्राणी, इंसान, वस्तुएं सबको मिला के एक फिगर बनाएं जी। या एक ऑब्जेक्ट बनाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स ही होने हैं या बर्ड्स ही होने हैं। कुछ मैनमेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, इंसानी वस्तु भी हो सकता है जिससे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और 2-3 तरह, अलग अलग तरह से भी इसको हम कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं मैम के पिटारे में आज क्या है। वो तो चीज़ें लेके आई हैं, कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से आप करेंगे एक्टिविटी, इस पे आते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को सोचने दें कि क्या वो एक हाथी का सर, बंदर की पूँछ और मोबाइल की बॉडी लगा के कुछ नया चीज़ बना सकता है। आजकल हम बड़े कार्टूनों में भी देखते हैं ऐसे कि इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं। तो आज मैं लाई हूँ, मैंने खुद कोशिश किया 1-2 बनाने की, जिसमें से मैंने एक घोड़े का सर बनाया लगाया, नीचे इंसान की बॉडी लगाई और बिल्कुल लोअर पार्ट में मैंने सांप की पूंछ लगा दी। तो तीनों को मिला के मैंने एक फिगर बनाया। अभी इस प्रकार से मैं इसमें दूसरा भी कुछ लगा सकती हूँ। मैं घोड़ा हटा के मैं इसमें मुर्गे की सर लगा सकती हूँ, ये अलग फिगर बन जाएगा। इसी तरह से हम अलग नीचे के भी अलग अलग पोर्शंस चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एक और एक्टिविटी करके दिखाती हूँ इसमें। जी। तो दर्शक साथियों, आपने देखा मैम इंद्रानी ने एक फिगर बनाया है और साथ में कुछ हेड्स के सिर, कुछ प्राणियों के कटिंग करके रखे हैं और कैसे वो लगा रहे हैं। एक सिर लगाया। जब वो एक सिर लगा रही थी तो मुझे लगा कि क्यों ना 2 सिर लगा दिए जाएं, क्योंकि बात कल्पना की है। जब हम कल्पना की उड़ान लेते हैं तो उसमें अथाह समुद्र हमारे सामने होता है। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब इस अध्याय को बच्चों के साथ करें तो शायद किसी भी तरह की बंदिश या किसी भी तरह के उनको जो है आदेश ये देने कि बाहर नहीं जाना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़े साइज़ नहीं बनाने, इस अनुपात का ध्यान रखो, ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए भूलकर यदि आप बच्चों को खुली छूट देंगे कि आज आपको बिल्कुल उस रूप में देखा जा रहा है जहां आप नए प्राणियों का सृजन कर रहे हैं, क्योंकि ये काल्पनिक प्राणी है। आपको बहुत ऐसी पौराणिक कथाएं, चाहे वो भारतीय शास्त्रों से जुड़ी हों या फिर ग्रीक माइथोलॉजी जो है उसमें भी देखने को मिलता है कि पशु है और इंसान है। इवन जो गॉड और सेमी गॉड, जो ईश्वरीय इमेजेस उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने 2-2 चीज़ों को जोड़ करके उन्होंने प्राणी बनाए हैं उनको विशेष शक्तियाँ देने के लिए। तो आज का बच्चा तो ना जाने कितने प्राणियों को जोड़ेगा, क्योंकि उसकी जो उड़ान है वो हमारी उड़ान से आगे होने वाली है। आज कंप्यूटर का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनको बहुत कुछ दे रही है, उनके पास सूचनाओं का भंडार है। तो आप इस उड़ान में बाधा नहीं डालेंगे, रादर
कोशिश ये रहेगी हमारी कि बच्चों को इतनी छूट दी जाए और जो वो बना रहे हैं हम उत्साह के लिए उनको जो है कहें वाह क्या खूब बनाया है, कितना सुंदर, और उसके साथ साथ उनसे ये उम्मीद करें, ये आशा रखें और उनको थोड़ा सा इसके लिए प्रेरित भी करें कि अच्छा अपने इस प्राणी की शक्तियाँ लिखो। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका जो है बांसुरी यहाँ आपको देखने को भी मिलेगी, आपके पास ये होगी। आप इन बच्चों को जब दिखा रहे होंगे कल्पना के प्राणी, तो आप प्रयास करें जो एक प्राणी वहाँ बना कर के दिया गया है उसमें उन्होंने कितने पशुओं की, पक्षियों की शक्तियाँ उसमें डाली हैं, और उसकी 4 टांग है तो 4 तरह के प्राणियों की हैं, तो उसके साथ साथ शक्तियों का वर्णन किया है। ऑफ कोर्स आप उस एक्टिविटी को तो करेंगे ही और कराएंगे, पर बच्चों को जो वो बनाएंगे इस तरह के कल्पना के प्राणी, उनमें उनकी मर्जी की शक्तियाँ भरने दें। उनके क्या विचार हैं, वो भविष्य के लिए क्या देख रहे हैं, क्या वो कोई ऐसा प्राणी देख रहा है जो मल्टी फंक्शनिंग कर रहा है, 50 चीज़ें एक साथ कर रहा है, क्यों नहीं। तो ये सब संभव है। चलिए देखते हैं मैम इंद्रानी ने क्या बनाया। आप तो कुछ रंग भी भरने लगे। हाँ, मैंने अभी एक केटली बनाई। अरे वाह। और केटली को मैंने मुर्गे का रूप दे दिया, क्योंकि हमें सुबह सुबह उठ के चाय पीने की इच्छा होती है तो मुर्गा भी सुबह सुबह भाग लगाता है और चाय की केटली भी बैठ जाती है, तो सोचा कि केटली का रूप दे देते हैं मुर्गे के सर के साथ। बहुत खूब। इसी प्रकार मैंने एक हाथी वाला डॉक्टर भी बनाया है। अच्छा, इसका क्या राज है? क्योंकि हाथी और डॉक्टर, मैम हाथी बहुत शक्तिशाली भी है और लगता नहीं है बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, और उस पे विश्वास भी जो है वो लोग ज़्यादा करते है लोगों हैं। का। सबसे बड़ा प्राणी और है। ये हाथी थोड़ा और भी अजीब है क्योंकि ये उड़ भी सकता है। हाँ। तो ये डॉक्टर है तो ऑन कॉल कहीं भी जा सकते हैं। क्या बात। अब देखिए कल्पना की उड़ान कैसे कैसे प्राणी जो है बिल्कुल वो हमें देगी। मुझे तो लगता है ऐसा कुछ बनाने के बाद बच्चों को ये बोला जाए कि अब इसको लेके आप एक कहानी बनाइए जी। तो उसमें मेरे ख्याल से उनकी जो लिखने का, उनके जो भाषा के ऊपर जो इमेजिनेशन, जिसे हम क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं, उसके द्वारा भी इसको हम और आगे लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये सिर्फ बनाने के लिए ही हो जी। इसको हम आगे और किस किस रूप में ले जा सकते हैं ये भी हमें देखना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है। जी, बहुत बढ़िया। तो एक बात हम मैम से और पूछना चाहेंगे कि इसे बनाने के लिए शुरुआत कैसे की जाए। कल्पना तो बहुत आ गई, बच्चों को जब हमारे अध्यापक करने को बोलेंगे तो वो ड्रॉ करने लगेंगे। आपके क्या विचार हैं कि केवल ड्राइंग से उसे निकालना चाहिए या कोई और भी साधारण तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल, एक तरीका तो ड्राइंग का है ही। अब एक जब क्लासरूम होते हैं उसमें मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जी। तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चा अच्छा हो। अगर मुझे कोई बोले कि मैडम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारे लिए तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो हम ज़रूर फुटबॉल खेल नहीं सकते पर देखना ज़रूर पसंद करते। उसी तरह से हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जो शायद ड्राइंग में बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग में कोई बाधा नहीं है उनके लिए। इसके लिए हमने यहाँ पे जैसे कुछ छोटे छोटे प्रिंट निकाल रखे हैं, जैसे ये गोभी है जी। तो हर बच्चा शायद बना नहीं सकता, ऐसे टीचर्स अपने पास कुछ सैम्पल्स ऐसे रख सकते हैं। एक तरीका है जैसे हमने किया कि इसकी कटिंग करके ले ली और फिर उसको हम एडजस्ट कर करके देखते हैं कि किस में कौन सा लगेगा। दूसरा एक और बेहतरीन तरीका हो सकता है, क्योंकि बार बार थोड़ी प्रिंट निकालेंगे तो ये जो कटिंग करके रखा होगा इसके साथ बच्चे वैसे भी प्ले कर सकते हैं। ये तो खेल है कि नीचे चार्ट पेपर बिछा है और उसके ऊपर गोभी यहाँ लगानी है कि वहाँ लगानी है, सिर इसके ऊपर लगेगा या दाएं बाएं कहीं लगेगा। तो ये एक उन्होंने ड्रॉ किया, उसका कटआउट निकाला और उसके बाद पेपर के ऊपर उसके साथ जो है वो हम लोग प्ले कर रहे हैं जहाँ जिसका मन कर गया। ये भी एक्टिविटी हम चाहेंगे कि यदि एक ना हो करके 2, 3, 4 बच्चे मिल कर के करें तो एक तो उनके पास काफ़ी सारे कटआउट्स होंगे,
एक उनको बात करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जब बच्चे, जैसे आपने मुझे केटल के बारे में बताया कि ये केतली है और सुबह मुझे चाय पीने की आदत है, तो एक तो अब नहीं तो मैं सोच रही थी कि कुछ कुछ केटल्स ऐसे होते हैं जब पानी बॉईल होता है तो उसमें सीटी बजती है। तो मुझे अचानक से लगा कि मुर्गा इसलिए लगाया है कि वहाँ से आवाज़ निकलेगी जिस वक्त सीटी बजेगी कि पानी बॉईल हो गया। तो आपने उसका एक दूसरा रूप भी हमारे सामने रखा, विचार सामने रखा कि ये मैंने इसलिए लगाया। तो जब बच्चे मिलकर के काम करते हैं तो उसमें ये एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि वो अपनी अपनी बात रखते हैं और उससे एक दूसरे को स्पार्क करते हैं और मिलकर के वो अपनी कल्पना की उड़ान को और आगे लेके जा सकते हैं। तो इससे जो प्ले करेंगे और चीज़ निकल कर के आएगी वो डेफिनेटली एक बहुत ही खूबसूरत प्राणी होगा, जो ना केवल देखने में अच्छा लगेगा पर उसकी चर्चा परिचर्चा में बच्चे इतनी चीज़ें लिख देंगे और इतनी बातें कह देंगे कि शायद हमारा जो विचार है इस गतिविधि को अपनी पाठ्य पुस्तक में डालने का वो भी उम्दा हो जाएगा और निखर करके सामने आएगा। तो ये तो हुआ एक तरीका जो मैम ने करके दिखाया। इसके अतिरिक्त आप कुछ और ऐड करने लगे थे जो बीच में हमने इस बात को पूरा किया, तो प्लीज़ आप अपनी बात कहें। हाँ मैम, जैसे कि हमने एक तो कटिंग कर ली, एक वो तरीका हो गया, एक ड्राइंग कर ली जी। एक होता है कि मैंने जैसे ये फोटोग्राफ एक प्रिंट आउट ले लिया है यहाँ पे जी। अब मैं लूँगी एक ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर हर किसी को पता है, सी थ्रू होता है जी। बच्चे जिनको बनाना नहीं आता वो फटाफट ट्रेस कर लेते हैं। यस। तो एक ट्रेसिंग का तरीका भी दिखाते हैं जिसमें बच्चा ट्रेसिंग के थ्रू एक ही शीट पे बहुत सारी चीज़ें बना के वो एक बना लेगा। मतलब सर किसी और का, बॉडी किसी और की, पाँव किसी और का। तो इसका वो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो सीधी सीधी ट्रेस करेगा और उसको एक फिगर में जोड़ देगा। तो हम एक इस तरह का ट्रेसिंग पेपर पे बनाए लेते हैं ताकि हमारे दर्शक साथी जो हैं उसे देख के अनुभव ले लेंगे कि यदि ये एक्टिविटी करनी है तो बच्चे क्या क्या इसके साथ खेल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अभी पहले लेते हैं एक उल्लू। और ये उल्लू है भी बहुत खूबसूरत इसकी प्रतिमा। इसको हम ज़रा सा हल्का आउटलाइन कर लेते हैं। जी। जब तक मैम इंद्रानी हमें आउटलाइन करके दिखा रही हैं और आप देख रहे हैं, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगी क्योंकि ये है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर के अतिरिक्त और कौन से ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं जिनमें से सी थ्रू कर सकते हैं बच्चे। तो यदि आप स्टेंसिल की शीट, इस पे पहले वाले प्रोग्राम में भी हमने चर्चा में स्टेंसिल वाली जो शीट है उसका जिक्र किया था, आज फिर हम कह रहे हैं स्टेंसिल के लिए एक थोड़ा सी थ्रू प्लास्टिक जो सस्ता रहता है और उस पे काम किया और बाद में आप उस काम को हटाना चाहते हैं तो उसे वॉश किया जा सकता है। प्रयास रहना चाहिए कि जितना ये एक्टिविटीज़ सस्ता रहें हमारे बच्चों के लिए उतनी ही ये लाभकारी होंगी। यदि हम पेपर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कभी कभी दिमाग में ये आता है कि पेपर जो है पेड़ों से बनता है और पेड़ कटेंगे कुछ और पेपर यदि हम ख़राब करेंगे, तो पेपर को कम जो है यूटिलाइज़ करें और उस तरह की शीट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्योंकि बच्चे जब कल्पना के प्राणी बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक दो पे रुकेंगे नहीं, वो तो एक बार जब सृजनशीलता का प्रयास शुरू हो जाता है तो फिर अंत होने पे नहीं आता। तो यदि बच्चे इस तरह के काम में प्रेरणा पाते हैं तो हम लोगों को उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। शीट्स हैं, बाद में शीट्स को वॉश किया जा सकता है, तो आप उसे भी ट्राई करें। फिर जो एक्सरे में शीट्स यूज़ होती हैं, यदि मैंने इस पे पर्सनली काम किया है, स्टेंसिल्स काटे हैं और इस तरह के काम किए हैं कटआउट्स बनाने के, तो वो हमें फ्री में मिल जाती हैं। वहाँ पे कुछ शीट्स जो हैं वो यूज़ करते वक्त ख़राब हो जाती हैं पर उनमें हमें दिखाई सब कुछ देता है। तो हम बच्चों को प्रयोग में इस तरह की चीज़ें लाने दें और ऐसे आइडियाज़ दें। कौन जाने किसी बच्चे के पेरेंट्स लैब के साथ जुड़े हों और हमें एक्सरे की इस तरह की
100 शीट्स उपलब्ध हो जाएं, और यदि होती हैं तो कितना आनंद आ जाएगा कि पूरी क्लास उस पे काम कर रही है और फिर शीट्स हमारे पास हैं, हम उनको दोबारा से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। तो जब इनके हाथ में ये शीट आएगी तो उस शीट को 2, 3, 4 बच्चे जब मिलके काम कर रहे हैं, कहीं पक्षी का पंजा ट्रेस कर लिया, फिर हेड किसी और प्राणी का ले लिया, फिर जल के जो जीव हैं उनको ले लिया, फूल पत्ते, पेड़, एरोप्लेन हो सकता है, रेलगाड़ी का इंजन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आपके कैमरास हो सकते हैं, मोबाइल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हर वक्त देखते हैं। कोई चाहे तो जैसे भी कलपुर्जे या जीवंत जो प्राणी होते हैं उनके हिस्सों को मिला करके अपनी कल्पना का प्राणी बना सकते हैं। तो मैम ने कुछ कर लिया है। हम ये देखते हैं कि जितनी देर हमने बात करी ये कैसा कल्पना का प्राणी हमारे पास आ गया। अभी हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें मैंने 3 अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करी है। सर बनाया है उल्लू का, जो उल्लू हमारे पास यहाँ था, यहाँ से सर लिया हमने जी। दूसरा हमने गोभी की डंठल लगाई है यहाँ पे, पूरी गोभी तो नहीं लगाई पर गोभी की ये डंठल लगा दी। इसका ये वाली रूप ही डंठल बदल गया। हाँ, ये डंठल लगा दी। ऐसे लग रहा है कि इसने बड़ा ही एक ऐसा ड्रेस पहना है जिसमें बड़ा रफल सफल बहुत कुछ है। और तीसरी हमने ली क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल की बॉडी यहाँ से और पूंछ तक उसे घुमा के लगाया। अब फ़ायदा ये होता है ट्रेसिंग शीट में कि बच्चा इसे हर तरीके से घुमा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम क्रोकोडाइल को इसी प्रकार बनाएं, हम इसको ऐसे घुमा लें या ऐसे घुमा लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्रोकोडाइल की पूंछ लगा दी, लेकिन टांगे यहाँ से हटा के फिर नीचे कर दी, पूंछ के पास कर दी। अभी ये एक कॉस्ट्यूम का रूप भी ले सकता है किसी फंक्शन या किसी एनुअल डे की प्रोग्राम में। फैंसी ड्रेस करते हैं, फैंसी ड्रेस के लिए हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है बच्चा अपना एक नया कहानी लिखे और उसको प्रेजेंट करे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। अब इससे अगली गतिविधि जो है वो लिखने लिखाने की है, कहानी बनाने की है, कहानी सुनाने की है। बच्चों ने जब ये सब बना लिया तो हमें केवल बनाने तक सीमित नहीं रहना है। अध्यापक साथी जानते हैं कि हम सारे विषयों के साथ कलाओं को जोड़ रहे हैं। जब हम कला की ऐसी उड़ान लेते हैं तो बच्चों के दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो वो शेयर करना चाहते हैं, वो भी सुनना ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे मैडम इंद्रानी ने कहा कि हम क्यों ना बच्चों से ही पूछें, और हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया भी हुआ है, एक प्राणी दिया है जो कल्पना का है और उसके साथ साथ लिखा भी है, ताकि बच्चों को ये समझ आ जाए कि हमने यदि इस तरह का पाँव इस प्राणी को दिया है तो उस प्राणी के उस पाँव में कितनी शक्ति है। हाथी का सिर लगाया है तो क्यों लगाया है, क्योंकि हम उस तरह के भाव उस प्राणी में लाना चाहते हैं। तो जो भी कल्पना से प्राणी ऐसे सृजन किए जाएंगे, हम ये चाहेंगे कि बच्चे उसके ऊपर लिखें। ये कार्य भी यदि टीम में एक मिनिमम जो है 2 बच्चों की टीम हो सकती है, 2 बच्चे मिलकर के उस प्राणी के ऊपर सोचेंगे, क्यों उन्होंने ऐसा बनाया था वो भी लिखेंगे, और उसमें और चीज़ें जोड़ करके उसका खाने का, ये क्या खाता है और जो ये खाता है उससे कैसी शक्ति आती है। तो देखिए इसमें खान पान जो है वो उसका आ जाएगा। इसके वस्त्र ऐसे क्यों बनाए हैं, इसके पंजे ऐसे क्यों लगाए हैं, इसके सिर पे ये क्या बनाया है और क्यों बनाया है, और मेरा ये प्राणी इस समाज में, इस दुनिया में क्या क्या कर सकता है, क्या बेहतरी ला सकता है, क्या ये मेरे काम कर सकता है या पूरे समाज के लिए कोई लाभकारी कार्य कर सकता है। और इसके बाद जब एक्टिविटी में लेखन हो जाए तो फिर बेहतर है कि उस टीम को प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, क्योंकि जब बच्चे प्रेजेंट करते हैं तो वो केवल हमारे लिए एक मूल्यांकन का कारण नहीं रह जाता, वो पूरी कक्षा के सामने सभी बच्चों के लिए एक ऐसा जीवंत उदाहरण होता है, क्योंकि 2 बच्चों ने एक तरह का प्राणी बनाया, अगले 2 ने कुछ और बनाया, और इस तरह से पूरी क्लास में हो सकता है 10 या 20 तरह के प्राणी निकल के आए। और जब हम उनको
अपने प्राणी के बारे में बात कहने को, प्रेजेंट करने को, प्रस्तुति करने को कहेंगे तो पूरी कक्षा को आनंद आएगा और देखिए कितनी कहानियों का सृजन हो जाएगा। तो ये था हमारे आज के इस एपिसोड का कल्पना का बीज। यदि ये एक्टिविटी आपने शुरू करा दी अच्छे से अपने बच्चों को, तो फिर समझिए कि ये सिर्फ कक्षा पंचम के लिए नहीं, वो जब तक कलाकार बने रहेंगे, जो कि पूरी आशा है कि यदि कला शिक्षा ऐसे दी जाएगी तो जीवन भर बच्चे जो हैं कलाकारियों को पसंद करेंगे और नई नई चीज़ों का सृजन करते रहेंगे। तो जब तक वो कला कर रहे हैं तब तक सृजनशीलता उसका हिस्सा बना रहेगी। तो इंद्रानी जी, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम एपिसोड के समापन की तरफ जा रहे हैं। यदि कुछ बात आप कहना चाहते हैं इस विषय में तो कृपया कहें। मैं इसमें यही जोड़ना चाहूँगी कि बच्चों को बहुत फ्रीडम देना चाहिए जी, कि वो अपने आप से एक्सप्लोर करें। जी। दूसरा, हमारे जो लोक कलाकृतियाँ हैं उनमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हाथी उड़ता हुआ, सांप चलता हुआ, बहुत सारी ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे वर्क्स हैं जिसे हम देखते हैं और मुझे लगता है कि बच्चों को उन्हें और देखना चाहिए ताकि वो उनसे आइडिया ले, उनसे कलर की कैसे कैसे यूजेज हो सकते हैं, किस प्रकार से कलर अलग अलग तरीके से हम लगा सकते हैं, क्या क्या कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब का भी उन्हें खुला छूट मिले ताकि वो जीवन में कभी भी कुछ करते हुए पीछे ना हटे और कुछ करते हुए उन्हें ये ना लगे अरे ये तो हो नहीं सकता, हर चीज़ हो सकता है। तो साथियों, आपने देखा मैम इंद्रानी ने कितने खूबसूरत तरीके से लोक कलाओं की बात यहाँ कह दी। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिफारिश देती है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को हमें उनकी जड़ों से जोड़ना है। जो हमारी लोक कलाएं हैं, जो हमारा कल्चर है, जब तक उसकी बात ना हो तो कोई भी शिक्षा की गतिविधि अधूरी है। तो इसमें जब हम काल्पनिक प्राणियों की बात कर रहे हैं तो शायद लोक कलाओं में गोंड आर्ट सबसे अग्रणी है। आप देखेंगे कि वहाँ हमारे जो कलाकार साथी हैं उन्होंने कल्पना में हाथी को उड़ता दिखाया है, उन्होंने मोर को लिया और मोर लेकर के उसके पंखों को चारों तरफ फैला दिया, चिड़िया ली, और आज के जो चीज़ें हैं उनको भी जोड़ते जा रहे हैं। पर बेहतर हिस्से जो हैं आज भी पशु और पक्षियों से बनाए जाते हैं उसके। तो इंद्रानी जी, ये जो है एक तो गोंद आर्ट का है, वैसे तो हमारे जितनी भी लोक कलाएं हैं उन सब में आप देखेंगे कि पशु पक्षियों को बड़े अलग अलग तरीके से दिया, पर गोंद आर्ट ने उड़ते हुए भी दिखाया। मैंने पहली बार हाथी उसी में उड़ते हुए देखा। ऑफ कोर्स दूसरे देशों में भी इस तरह के कुछ प्रयास देखने को मिले हैं, जो कि कबीले इस तरह की आर्ट करते हैं अपने दीवारों पे, भित्ति चित्रण जिसे हम कहते हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यदि हम और अपनी कलाओं को देखेंगे अलग अलग इलाकों की तो शायद बच्चों को और इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे, बिल्कुल गोंड आर्ट के अतिरिक्त भी। तो अब अध्यापक साथियों को ये एक चीज़ एहसास हो गया होगा कि यदि हम लोक कलाओं पे जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए और सुविधा हो जाएगी। और ये सुविधा कैसी होगी? एक तरफ वो मशीनों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी पौराणिक कथाओं को देख रहे हैं, तीसरी तरफ प्रकृति को देख रहे हैं, और इन सब से मिला करके वो रचेंगे कल्पना के ये सुंदर स्वरूप। तो मुझे पूरी आशा है आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत ही रुचिकर लगा होगा, और जब आप ये कार्य अपने बच्चों के साथ करेंगे तो जो बातें हमने करी आप इनसे भी आगे उनको लेकर के जाएंगे, और फिर सृजनशीलता की कोई लिमिट नहीं है। और यदि अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकालकर अपने ये अनुभव और इस तरह के जो चित्रण हमारे बच्चे करेंगे उन्हें एनसीईआरटी के साथ साझा करेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। इसी के साथ इस एपिसोड के समापन का समय भी आ गया।
मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और चलिए आप और हम आज की विशेषज्ञ मैम का भी धन्यवाद करें। मैम, स्टूडियो में आने के लिए और ये सब साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मैम।